बार जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे लाइव आ जाइए, देन फिर आज की अपनी हम क्लास को शुरू करते हैं। जो कि दोस्तों आज की क्लास अपनी कौन सी होने वाली है, तो जैसे कि आप सही बच्चों को पता है कि आपके एग्जाम में जो है वो निपुण भारत, कहां से, निपुण भारत से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, निपुण भारत मिशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस क्लास के अंतर्गत जो निपुण भारत है आपका, अगर आप खुद पढ़ना चाहोगे तो इसका जो है ऑनलाइन साइड के ऊपर पूरा का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है। ऑनलाइन साइट पर जाओगे तो इसका पूरा का पूरा पीडीएफ पड़ा हुआ है, लगभग 250 से 300 पेज का है, लगभग 250 से 300 पेज का है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो बिल्कुल आप निपुण भारत मिशन करके आप सर्च कर सकते हो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिटेल में पीडीएफ। ठीक है, चलिए तो सभी के सभी बच्चे एक बार ऑनलाइन आइए और मुझे बता दीजिए कि फटाफट कि सर हाँ आप बिल्कुल प्रॉपरली दिखाई दे रहे हो, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, सब कुछ चंगा है, एकदम मस्त दिखाई दे रहा है। ठीक है, जल्दी एक बार फटाफट आ जाइए सभी के सभी बच्चे, देन फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से आइए दोस्तों एक बार फटाफट, और मुझे फटाफट बता दीजिए कि सारी की सारी चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही। फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाइए दोस्तों एक बार फटाफट आइए। आवाज ठीक है मेरी प्रॉपरली है, बताइए। फिर अपनी आज इस क्लास के अंतर्गत पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा मैं। आज के बाद आपको निपुण भारत से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए 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 सर, ये सीटेट के लिए, हाँ भाई मेरे सीटेट के लिए निपुण भारत का सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सीटेट के लिए भी भाई निपुण भारत है यार, एक मिशन है। क्या है? मिशन है ये। ठीक है, तो बाकी आप टेंशन ना लो, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये सीटेट के लिए भी है, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो केवीएस के लिए भी है, आने वाले यूपी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी है, क्योंकि कहीं पर भी आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सीधी सीधी सी बात है, बच्चों को और ज्यादा अच्छा करने के लिए बोला गया है, तो किसी भी के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना ये। ठीक है, चलिए फिर और बाकी सारी की सारी बातें बाद में, फिर आज की अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो NIPUN यानी कि निपुण जो है ये तो शॉर्ट फॉर्म है, निपुण जो है ये शॉर्ट फॉर्म है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि निपुण भारत की, भारत का तो पता है सभी बच्चों को, लेकिन निपुण की फुल फॉर्म क्या है? ये पहला क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो सभी के सही बच्चे देखिए, NIPUN निपुण। अब यहां देखो, N का मतलब होता है नेशनल, I का मतलब होता है इनिशिएटिव, और इसके बाद में लगा लो आप 4। ये देखो 4 ऑफ जो भी लगा रहता है इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 4 आगे बोले तो प्रोफेशंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में, जो अभी आपका एग्जाम चल रहे हैं सीटेट के, उन सीटेट के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है। तो निपुण की फुल फॉर्म आपके सामने है, कई बच्चे परेशान हो रहे थे। अगर आप एनसीएफ 2022 किसी बच्चे ने पढ़ा है, किसी बच्चे ने अगर ऑनलाइन जाकर इसका पीडीएफ सर्च मारा होगा, तो ऑनलाइन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत लगभग 35 से 40 शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और उनकी फुल फॉर्म दे रखी है, और आपके एग्जाम में 35 से 40 ही बार बार फुल फॉर्म पूछी जा रही है। मैंने पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर करवा दिया था, अगर आप लोग चाहते हो तो इसके लिए मैं एक लेक्चर ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लेक्चर में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी भाई, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि बच्चों को नेशनल लेवल पर उनके अंतर्गत पढ़ने की क्षमता, साथ ही साथ में समझने की क्षमता, और साथ ही साथ में थोड़ा बहुत जो मैथमेटिक्स की चीजें हैं उन चीजों के ऊपर और ज्यादा अधिक जानकारी देने की बात है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है अजरुद्दीन अंसारी, सर आपका बताया हुआ नहीं आ रहा है, जैसे कि बुलबुल मेरे भाई जो मैंने पढ़ाया था ना वो पूरा का पूरा एक ईवीएस है, आपने केवल उस ईवीएस में से केवल बुलबुल ही पढ़ा, तो क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए में तो स्लॉथ भी था, मेरे पढ़ाए हुए में तो मनाली के घर भी थे, मेरे पढ़ाई में तो जम्मू एंड कश्मीर के घर भी थे, मेरे पढ़ाई में से तो आपकी जो कुड़ुकू था वो भी था, लेकिन वो पूछा जा रहा है ना ठीक है, मेरे पढ़ाई में से अगर आपने केवल बुलबुल ही पढ़ा तो भाई क्या कर सकते हैं, वो आपकी गलती है। एक बच्चा बोल रहा है सर हिंदी में फुल फॉर्म पूछता है अब सब,
देखो हिंदी में भी फुल फॉर्म पूछेगा तो हिंदी में भी बताऊंगा, टेंशन ना लो, अभी शुरुआत हुई है क्लास अपनी, ठीक है। चलिए, तो पहली बात ये फुल फॉर्म होगी, अगर आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब चलते हैं भाई डिटेल से पढ़ते हैं इसको। कई बच्चे कह रहे हैं सर हिंदी में पूछा जा रहा है, अब हिंदी में क्या क्या पूछा जा सकता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सभी के सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और आज की डेट डाल लीजिए, ठीक है। क्या है, निपुण भारत मिशन। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि इसको कब लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा भाई, निपुण भारत योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 5 जुलाई 2021 में की गई थी। कब की गई थी? 5 जुलाई 2021 में, आज से 2 साल पहले। 2023 चल रहा है, तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो 5 जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत करी गई थी। किसके द्वारा करवाई गई थी इसकी शुरुआत? तो दोस्तों इसकी योजना की जो शुरू करा गया था उसका श्रेय जो जाता है वो हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, जिनका नाम क्या था, तो नाम था उनका श्री रमेश पोखरियाल निशंक। इनका ये पूरा का पूरा नाम था, इनको श्रेय कर जाता है, इन्होंने ये पूरा का पूरा मिशन की शुरुआत करी थी। तो अगली बार अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्रेडिट किसको जाता है तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे उनको जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक बच्चे ने बोला कि सर इंग्लिश में इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछा जाता, फुल फॉर्म, इसका हिंदी में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो भाई हिंदी वाले नोट डाउन कर लो, हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है। तो निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका वही फुल फॉर्म है, देखो हिंदी में भी नेशनल है, इंग्लिश में भी नेशनल है। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, फोर, फोर। तो भाई हिंदी और इंग्लिश वाले कंफ्यूज ना हो, हिंदी में भी इसको यही कहा जाता है और इंग्लिश में भी इसको यही कहा जाता है। फुल फॉर्म जब बनाई जाती है ना, ये पूरा का पूरा जब आपका पीडीएफ बना था ना, वो केवल इंग्लिश में बना था, हिंदी में नहीं बना था, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निपुण, यानी कि NIPUN, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो भाई इस मिशन के अंतर्गत किस माध्यम के ऊपर फोकस किया गया है? देखो दोस्तों, वैसे तो आपका जो माध्यम फोकस करा गया है वो किया गया है ग्रेड 3 तक। कहां तक? ग्रेड 3 तक। लेकिन केवल ग्रेड 3 तक की बात नहीं करता है, मेन फोकस जो है वो आपका बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक फोकस किया गया है। लेकिन ये वहीं पर भी नहीं रुकता, वहां से आगे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक के छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संज्ञानात्मक का ज्ञान प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी। देखो दोस्तों कितनी अच्छी बात कही गई है, केवल ग्रेड 3 तक ही नहीं रुकना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा। वो कक्षा 3 से लेकर 6 तक भी टारगेट करता है, और कक्षा 3 से लेकर 6 तक के जो बच्चे हैं उनको फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जिसको आप FLN कहते हो, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FLN, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी वाले बच्चे लिख सकते हो, साक्षरता और संज्ञानात्मकता का ज्ञान, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सर अब न्यू क्वेश्चन करवाइए EVS में जो आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है अनुराग कि सर EVS में जो नए क्वेश्चन आ रहे हैं वो करवा दीजिए, हमेशा टाइम में भारत सब टीचर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कम बंद करेंगे, प्लीज न्यू क्वेश्चन बताओ। अनुराग भाई पहली बात, अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसको फॉलो मत करा करो। कोई भी टीचर किसी भी चीज के लिए किसी भी प्रकार से कभी भी बच्चों के साथ गलत नहीं करता। टीचर जितना हो सकता है उतना ज्यादा आपको करवाने की कोशिश करता है, आपके हिसाब से चलोगे ना तो कभी कुछ नहीं होगा। आप लोग क्या सोचते हो कि आखिरी वक्त में पढ़ ले और सब कुछ आ जाएगा वहां से। नाम क्या था भाई इसका? अनुराग। तो अनुराग मेरे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उस चीज को करना बंद कर दो, ठीक है। गजब हो यार आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन जो नए नए पूछे जाए, भाई वो कुछ नए नहीं पूछ रहा। अगर आपके एनसीईआरटी 15 क्वेश्चन है ना, तो 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन दे रहा है वो नए, और वो भी इसलिए दे रहा है टाइम बर्बाद करने के लिए। क्या दे रहा है? 2 क्वेश्चन नहीं दे रहा 15 क्वेश्चन में से। अब 15 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नहीं दे रहा तो उसमें कौन सी बड़ी बात कर रहा है? गजब हो यार तुम लोग। पूरा का पूरा पेपर जो आ रहे हैं उसमें से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे मैं आप सभी बच्चों के सामने करवा रहा हूं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर बर्ड्स के फेदर के नीचे जो निचला मुलायम हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है? परसों पढ़ाया नहीं है मैंने। गजब हो यार तुम लोग, परसों जाके क्लास देखो जाके। चलिए आइए,
ठीक है। अब भाई मेरा कमेंट पे पता नहीं तुम पता नहीं कौन से ज्ञान बांटने लग रहे हो सभी के सभी। अपने काम पे फोकस करो, जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ो, ये नया टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से ये पता चल गया, FLN की फुल फॉर्म पता चल गई। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे चलें तो इस मिशन का जो लाभ है वो सरकारी और गैर सरकारी स्कूल दोनों को ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा का पूरा मिशन लॉन्च किया गया ना, वो केवल सरकारी स्कूलों के लिए नहीं किया गया है। इसके अलावा जो गैर सरकारी स्कूल यानी कि जो प्राइवेट संस्थान है, जिसी और किसी की एक फाउंडेशन के रूप में किसी या फिर फंड के रूप में वो चल रहे हैं, उन सभी के लिए लागू किया गया है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों के लिए। ठीक, आगे चलें तो निपुण मिशन के तहत कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको वर्ष 2026 से लेकर 2027 तक बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मकता में निपुण बनाना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये डायरेक्टली अभी थोड़े दिनों पहले आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। ये जो निपुण भारत मिशन है, इसके अंतर्गत जो बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक या फिर ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 6 तक जो बच्चे के अंतर्गत क्या है, पढ़ने की क्षमता जो है उसको टारगेट करते हुए कब तक, कौन से साल तक इसको टारगेट बनाया गया है, तो 2026 से लेकर 27 तक का टारगेट बनाया गया है कि हम हर बच्चे के अंतर्गत कम से कम इतना तो जरूर उत्पन्न कर दे कि बच्चा जो है जो भी किताब में लिखा हुआ है उसको अच्छी तरीके से पढ़ सके और उसका मतलब समझ सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो टारगेट कब तक बनाया गया है, तो 2026 से लेकर 27 तक इस टारगेट को बनाया गया। यहां तक इस टारगेट को पूरा करने की बात करी गई है या फिर इसको कंप्लीट करवाने की बात करी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते। आगे चलें तो निपुण भारत के भाग यानी कि जो निपुण भारत मिशन है, इसको कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देखो दोस्तों, ये सारे के सारे भाग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, इसको 17 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। कितने, तो कुल 17 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब मैंने इसकी सूची आपके लिए प्रदान कर दी है। अगर आप PDF जो है मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि कौन कौन से 17 भाग है, बस आपसे इतना पूछ लेगा कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 17 भागों में विभाजित किया गया। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय से शुरू होकर नीचे तक आप जाओगे तो 17 भाग है आपका अनुसंधान, मूल्यांकन एवं दस्तावेजीकरण की आवश्यकता। तो ये आपके 17 है कुल भाग। अब आपसे ये नहीं पूछेगा ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, कभी नहीं पूछेगा आपसे, केवल बस इतना पूछेगा कितने भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो ये 17 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 17 के 17 भाग मैंने आपके यहाँ पर नोट डाउन करवा रखे हैं, बस ऐसे आप यहाँ पर निगाह डाल लीजिएगा, जरूरी नहीं है आपको पूरा का पूरा ध्यान रखने की, कभी नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते। आगे चलें तो आगे पूछा गया है आपका कि बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक क्या है, यानी कि जो FLN है यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो है, ये आखिर है क्या, मतलब ये जो लाया गया है वो क्यों, किस तरीके से लाया गया, किस लिए लाया गया। तो ध्यान रखिएगा, निपुण भारत योजना के तहत सरकार का प्रयास है जो कि हमारे नन्हालों यानी कि जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हमारे, वो कक्षा 3 से लेकर 6 तक जो है वो क्या हो सके, साक्षर, यानी कि ऐसा उनके अंतर्गत उत्पन्न हो सके कि चीजों को वो आराम से पढ़ सके, चीजों को समझ सके और उस चीजों के साथ अर्थ निकाल सके। ठीक है, लिखा हुआ है साक्षर बनाना है। साक्षर होने का अर्थ है कि बच्चों को वह योग्यता हासिल हो जिसके जरिए छात्र पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्यान करने में सक्षम हो सके। अब देखो दोस्तों, FLN इनके अंतर्गत जो बात कही गई है, इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि कक्षा 3 से लेकर 6 तक या फिर बाल वाटिका से लेकर कक्षा 3 तक, यहां तक जो बच्चा है उसके अंतर्गत साक्षर बनाना है उसे। अब साक्षर का मतलब क्या बोला है इन्होंने, मतलब ये बोला है कि बच्चे के अंतर्गत पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने का सक्षम यानी कि जो उसके अंतर्गत क्षमता है उसको उत्पन्न किया जा सके। साथ ही साथ में इसके साथ दिन प्रतिदिन की समस्याओं को, देखो दोस्तों, केवल किताबी ज्ञानों तक ही सीमित नहीं है, दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने के लिए मूलभूत संज्ञानात्मक विधियों और विश्लेषण का उपयोग करने की क्षमता ग्रहण कर सके। इस बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मकता के आधार पर विद्यार्थी भविष्य में कोई भी विद्या या शिक्षा ग्रहण कर सकता है। जानकारी दे दें कि यह बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक का ज्ञान विशेष रूप से बच्चों को ग्रेड 3 तक प्राप्त करना होता है। देखो दोस्तों, क्या बोल रखा है कि ये जो पूरी की पूरी इन्होंने बात करी गई है वो मेन फोकस करा गया है कि बच्चे को बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक के
ये कम से कम FLN का ज्ञान प्रदान किया जा सके। ठीक है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि बच्चे में इतना साक्षर उसको बना दो कि कम से कम बच्चा पढ़ने, लिखने, बोलने और किसी भी चीज को व्याख्यान करने के लिए परिपावक हो सके। और इतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन की जो समस्याएं आती हैं बच्चों के सामने, उसको मूलभूत संज्ञानात्मक विधि से, मतलब अपने तर्क वितर्क से, जो भी चीज बच्चे के सामने आ रही है वो बच्चा उस चीज को समझे कि ये समस्या आ क्यों रही है, और उस समस्या को समझने के बाद उस चीज के रूप में तर्क कर सके, वितर्क कर सके कि हम किस रूप में इसको ठीक कर सकते हैं। उसका विश्लेषण, तर्क वितर्क करे, चीजों को टुकड़ों में बांटे कि आखिर क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इन समस्याओं के प्रति बच्चों को क्या करना है, जागरूक करना है, और इन प्रकार की बुनियादी साक्षरता और संज्ञानात्मक के आधार पर विद्यार्थी को तैयार करना है। ओके, तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक की बात करी गई है। ठीक है, अनुराग कह रहा है कि सर नए क्वेश्चन कहां कहां से आ रहे, कम से कम हमें ये पता तो होना चाहिए। ये टीचर की जिम्मेदारी है कि वो नए क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं और टीचर बताए। और ये मैं बार बार एक सीटेट के अंदर एक नंबर से रह जाता हूं, तो ये मेरे भविष्य का सवाल है भाई। अगर अनुराग बार बार अगर आप एक नंबर से रह रहे हो ना, ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं है कि या एक नंबर से रुक रहे हो तो टीचर आपके पीछे जिम्मेदार है। टीचर जिम्मेदार नहीं है, ये आप अपने आप लिए जिम्मेदार हो। एक नंबर से बार बार रुक रहे हो तो आपने कभी अपने आप को समझने का प्रयास ही नहीं करा, आपने सिलेबस को कभी समझने का प्रयास नहीं करा। बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो 120 प्लस नंबर ला रहे हैं। अगर आप 89 पर रुक रहे हो ना, तो भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, आप एक बार चेक करो कि आपके अंतर्गत कौन सी कमी है जो मैं एक नंबर से रह रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है अनुराग मेरे भाई, हाँ अनुराग भाई अकबर चेक करो कि अंदर क्या कमी आ रही है कि जो मैं एक नंबर से रह रहा हूं बार बार। मेरी जिम्मेदारी, मेरे को क्वेश्चन बताना है, मैं बता रहा हूं डेली, आप जाकर देखिए, डेली मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, नहीं नहीं टीचर को ब्लेम करने की बात नहीं है, उसके अंदर बहुत गुस्सा भरा पड़ा भाई अपने एक नंबर को लेकर, इसलिए वो बच्चा बहुत परेशान है। कोई नहीं अनुराग भाई, आपकी जिम्मेदारी आप समझिए, मेरी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ। मुझे पता है आप एक नंबर से रह रहे हो, बहुत बड़ा धक्का लगता है यार। 89 नंबर आ रहे हैं, तो कृपया करके आप एक बार चीजों को समझिए। 89 नंबर आप ये मानकर चलिए, मैं तो आपको केवल ईवीएस पढ़ा रहा था इस समय। ठीक है, अब ईवीएस के अंतर्गत मैं 30 की ही टारगेट करवा सकता हूँ, बाकी तो टारगेट आपको खुद ही करना होगा ना। तो अनुराग भाई उस चीज को समझो कहां पर क्या दिक्कत आ रही है। चलिए आइए, अगला है निपुण भारत 2023। अब ये जो निपुण भारत 2023 है, इसके अंतर्गत जो कार्यान्वयन किया गया था, उसकी प्रक्रिया क्या थी। पहली बात सभी बच्चे नोट डाउन करिए, लिखिए, निपुण भारत 2023 की शुरुआत देश में लागू की जाने वाली, ये देखो दोस्तों एक की जाने वाली होनी चाहिए थी, की जाने वाली नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत इसके लिए किया गया था। कौन सी, एनईपी 2020 के तहत। आगे बात करें, बता दें कि इस मिशन निपुण भारत मिशन को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा निपुण भारत लाया गया था, ये केवल किसी एक राज्य के लिए नहीं लाया गया था, ये पूरे के पूरे भारत के लिए, चाहे वो आपके 28 राज्य जो हमारे हो और साथ ही साथ में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो, किसी एक के लिए नहीं है, सभी के सभी में ये लागू किया जाएगा, और गैर सरकारी और सरकारी स्कूल दोनों में किया जाएगा। आगे बात करी जाए तो इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र, ध्यान रखिएगा, की स्थापना की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर क्या होगा, संचालन होगा। जैसे कि हमने लेख में बताया कि यह योजना का संचालन शिक्षा मंत्रालय की स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां से कितने क्वेश्चन निकले, कम से कम 4-5 क्वेश्चन निकले यहां से। पहला क्वेश्चन कि इसकी जो शुरुआत है, आप सभी बच्चों को पता है 2021 पे ही काम चल रहा था इस पर, लेकिन 5 जुलाई 2021 को इसको लागू किया गया। अब इसका जो टारगेट बनाया गया है कि बच्चों के अंतर्गत ग्रेड 3 के अंतर्गत पढ़ने, लिखने और समझने की क्या हो सके, साक्षर विकसित हो सके, क्या टारगेट बनाया गया, तो 2026-27 तक का टारगेट बनाया गया। साथ ही साथ में इसमें बोला गया है कि हमारे जितने भी राज्य हैं, आप सही बच्चों को पता होगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 है। यूटी की बात करी जाए तो कितने हैं, तो 8 है। तो इन सभी राज्यों और यूटी के अंतर्गत इसको लागू करना है, चाहे वो गवर्नमेंट संस्थान हो, चाहे वो गैर आपके नॉन गवर्नमेंट संस्थान हो, सबके अंतर्गत लागू करना है।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने स्तरीयों पर इसको बांटा गया है, तो इसको 5 स्तरीय तंत्रों में इसकी स्थापना करी गई है। और 5 स्तरीय तंत्र कौन कौन से अभी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, 5 स्तरीय तंत्र पर इसकी स्थापना करी गई है। साथ ही साथ में जिसमें राष्ट्रीय हो गया, राज्य हो गया, जिला हो गया, ब्लॉक हो गया और स्कूल हो गया, इस स्तर पर इसका संचालन होगा। ध्यान रखिएगा, पहला है राष्ट्रीय, फिर है राज्य, फिर उससे छोटा जिला, उससे छोटा ब्लॉक और उससे छोटा फिर स्कूल। डायरेक्टली आपके ये 5 स्टेप पूछे जा सकते हैं क्रम में लगाने के लिए। तो पहला क्रम राष्ट्रीय है, फिर राज्य है, फिर जिला है, फिर ब्लॉक है, फिर स्कूल है। इसी क्रम में आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें संचालन होगा इसका। और साथ ही साथ में इसमें यह बताया गया है कि इस पूरे के पूरे चीज को चलाने के लिए जो शिक्षा मंत्रालय है वो तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन इसी के साथ साथ में कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की स्थापना करी जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, जिसे नोडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोडल समिति भी कहते हैं। उसके द्वारा इस पूरे के ऊपर निगरानी रखी जाएगी, संचालन किया जाएगा। तो अगली बार पूछा जाए कि निपुण भारत का जो मिशन लाया गया इसकी किसके प्रति जिम्मेदारी है चलाने के प्रति, तो ऑप्शन में अगर शिक्षा मंत्रालय हो तो शिक्षा मंत्रालय टिक कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग हो तो इस पर टिक कर दीजिएगा। अगर नोडल कमेटी हो तो नोडल कमेटी पर टिक कर दीजिएगा। अगर तीनों के तीनों हो तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो तीनों नहीं आएंगे, आएंगे तो केवल 2, शिक्षा मंत्रालय या स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, इसकी जिम्मेदारी है पूरा का पूरा चलाने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। 4 क्वेश्चन निकले इस इतनी सी लाइन से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलें तो इस मिशन के अंतर्गत 3 से 9 वर्ष, ध्यान रखेगा दोस्तों, क्या बोला गया, इस मिशन के अंतर्गत 3 से लेकर 9 वर्ष। अब कई बार ये 3 से लेकर 9 ना लेकर ये 4 से लेकर 9 लिखा रहता है, तो कभी भी बच्चों को घबराना नहीं है, ये 3 से 9 हो या फिर 4 से 9 हो, घबराने की जरूरत नहीं है। बाल वाटिका से लेकर कक्षा तीसरी तक, ग्रेड तीसरी तक की बात करी गई है। ठीक है, आगे बात करें, इस मिशन के अंतर्गत 3 से लेकर 9 वर्ष के बच्चों को या की शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक का लक्ष्य रखा गया है। कब तक का लक्ष्य रखा गया है? तो 2026-27 तक का लक्ष्य रखा गया है कि बच्चे को बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक का जो भी ज्ञान दिया जाएगा, बच्चा पढ़ने में, लिखने में, उसको व्याख्यान करने में क्या हो सके, सक्षम बन सके। आगे बात करें तो इसके अंतर्गत प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2 और प्री स्कूल 3, जिसे बाल वाटिका के नाम पर रखा गया है आपने, यानी कि एलकेजी, यूकेजी एंड आप पढ़ते हो ना नर्सरी, ठीक है, के बाद ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 यानी क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की कक्षाएं होंगी। और इन छात्रों को इन कक्षाओं के दौरान भाषा और गणित को बेहतर ज्ञान दिया जाएगा। देखो दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही गई है यहाँ पर कि जो भी टारगेट किया गया है वो 3 से लेकर 9 वर्ष का टारगेट किया गया है। अब देखो दोस्तों, 3 का वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, ये 3 जो उम्र होगी वो रहेगी आपकी प्री स्कूल 1 नर्सरी, प्री स्कूल 2 एलकेजी और प्री स्कूल 3 यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन और नर्सरी, आप सही बच्चों को पता है। उसके बाद 6 से लेकर 7, 7 से लेकर 8 और 8 से लेकर 9, ग्रेड 1 क्लास 1, ग्रेड 2 क्लास 2 और ग्रेड 3 क्लास 3। यहां तक का टारगेट बनाया गया है कि इस कक्षा के दौरान बच्चों को भाषा और गणित दोनों का ज्ञान करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पहले जो होता था बच्चे को फोकस नहीं करवाया जाता था गणित और भाषा के ऊपर, लेकिन अब बचपन से ही, बाल वाटिका से ही फोकस करवाया जाएगा। ओके, तो पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए, इन कक्षाओं के दौरान बच्चों को भाषा और गणित को बेहतर ज्ञान, बेहतर समझ के लिए शुरुआत से ही बच्चों का फोकस किया जाएगा और 26-27 तक इसको प्राप्त करने के लिए पूरा का पूरा टारगेट बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने पढ़ा था कि ये पूरा का पूरा जो है वो 5 स्तरीय तंत्र में इसको बांटा गया है। ठीक है, किसको, जो ये नेशनल मिशन है हमारा, इसके पूरे के पूरे प्रशासनिक जो संचरण किया गया वो कैसे किया गया। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि 5 स्तरीय तंत्र के अंतर्गत इसको गठन किया गया है। अब 5 स्तरीय आपको मैंने बता दिया था, राष्ट्रीय से शुरू होगा, स्कूल तक जाएगा। ठीक है, जो आपको क्रम में लगाना है। अब इसको एक एक करके इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो पहला लेवल आ जाता है दोस्तों राष्ट्रीय लेवल, यानी कि नेशनल लेवल मिशन। अब इस मिशन के अंतर्गत छोटी छोटी बातें हैं, आप उस चीज को ध्यान रख लीजिएगा, ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको।
ठीक है, क्या क्या कहा गया देखिए समझिए। कहा गया है कि जैसे कि नाम से ही समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जाएगी। तो पहला तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पूरे नेशनल लेवल पर, पूरे भारत में इसको लागू किया जाएगा। साथ ही साथ में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इसके संचालन की जिम्मेदारी उठाई जाएगी। तो किसके द्वारा जिम्मेदारी उठाई जा रही है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक गठित किया जाएगा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उसके द्वारा इसका पूरा का पूरा संचालन की एक पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठाई जाएगी। साथ ही साथ में छात्रों को ध्यान रखिएगा, जो भी उसके अंतर्गत लर्निंग गैप्स आ रहे हैं, जो भी उसके असाइनमेंट्स है, जो भी उसकी लर्निंग स्ट्रेटेजी है, डॉक्यूमेंट्स है, बनाना है, लर्निंग है, उसकी जो मैट्रिक्स है उसको तैयार करने जैसे कार्य यहाँ पर करवाए जाएंगे। क्या बोला गया? छात्रों के जो भी सीखने के अंतर्गत गैप आ जाते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को आप जमा घटा गुणा भाग सिखा रहे हो, तो कई बच्चे गुणा नहीं सीख पाते, कई बच्चे जमा नहीं सीख पाते, तो जो भी उनकी लर्निंग गैप्स है, जो भी उनके असाइनमेंट्स है, जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, इन सभी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा और चेक किया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन और आकलन किया जाएगा कि बच्चा कहां पर अच्छा है, कहां पर बुरा है, कहां पर और अच्छी तरीके से सीख सकता है और कहां उसकी कमी है, उस कमी को पता करके उस चीज को दूर करना है। तो पहला आ जाता हमारा राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि नेशनल लेवल के ऊपर मिशन में। तो 5 स्तरीय तंत्र में से पहला तंत्र आ जाता है राष्ट्रीय स्तर। दूसरा स्तर आ जाता है उससे छोटा, क्या है? राज्य स्तर, यानी कि स्टेट लेवल पर। तो इसमें अब क्या करा जाएगा? तो राज्य स्तर पर इसको आयोजित किया जाएगा और इस स्तर का संचालन की जो जिम्मेदारी होगी वो स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। किसकी होगी? स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि राज्य स्तर पर जो भी चीजें लागू करी जाएगी वो किसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर संचालन कराने की? तो स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। और इसके लिए ध्यान रखिएगा स्टेट रिपेयरिंग समिति का गठन किया जाएगा। किसकी बात करी जा रही है? स्टेट रिपेयरिंग समिति का एक गठन किया जाएगा जो कि पूरी की पूरी निगरानी रखेगी कौन सा बच्चा किस तरीके से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में राज्य स्तर पर कार्यान्वयन राज्य की जो सेक्रेटरी हेड होंगे उनके द्वारा ये पूरा का पूरा क्या किया जाएगा? निगरानी रखी जाएगी। तो राज्य स्तर पर इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो संचालन की जिम्मेदारी किस किस की है ये ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। अगला आ जाता है दोस्तों राष्ट्रीय हो गया, राज्य हो गया, तीसरा हो गया आपका जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर किस किस की बात करी गई है? तो ध्यान रखिएगा इसको कहां करना है? इस योजना को जिला स्तर पर संचालित करना है, यानी कि लागू करना है। और इस पूरे के पूरे लागू करने के बाद इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो डिप्टी जो मजिस्ट्रेट होते हैं या डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो करेंगे। कहां पर? जिला लेवल पर। ध्यान रखिएगा नेशनल लेवल पर अलग है, स्टेट लेवल पर अलग है और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग है। तीनों के तीनों कौन कौन कहां कहां निगरानी रख रहा है आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला है जिला स्तर पर निपुण भारत योजना को तैयार करने के लिए जिला शिक्षा ऑफिसर कमेटी के सदस्य या फिर सीईओ या फिर आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं ऑफ हेल्थ आदि के सदस्य जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं और इन्हीं के द्वारा पूरे के पूरे निगरानी रखी जाती है, चेक करा जाता है और पूरा का पूरा कार्य कर रहा है प्रॉपरली नहीं कर रहा, इन चीजों के ऊपर पूरी की पूरी चीजों को फोकस रखा जाता है। ठीक है, चलिए ये बात होगी आपके जिला के लेवल पर। चौथा आ जाता है ब्लॉक क्लस्टर मिशन। अब ये ब्लॉक क्लस्टर मिशन क्या है? यानी कि ब्लॉक के लेवल की बात करी गई है। तो इस लेवल की बात करी जाए तो इसमें किस किस चीजों के ऊपर फोकस किया गया है? तो ब्लॉक क्लस्टर मिशन स्तर पर मिशन के कार्यान्वयन ब्लॉक लेवल पर होता है। किस लेवल पर होता है? एक ब्लॉक के लेवल पर होता है। ठीक है, अब ब्लॉक क्लस्टर के स्तर पर जो भी आपके एजुकेशन ऑफिसर या फिर ब्लॉक के जो भी आपके रिसोर्स पर्सन होंगे उनके द्वारा इस मिशन का संचालन और साथ ही इसकी निगरानी करने की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो अगली बार पूछा जाएगा कि ब्लॉक क्लस्टर मिशन के दौरान किसके ऊपर ये पूरे का पूरा जिम्मेदारी है कि कौन निगरानी रखेगा कि पूरा का पूरा संचालन हो रहा है, चलाया जा रहा है कि नहीं चलाया जा रहा। तो एजुकेशन जो ऑफिसर होंगे वो या जो फिर भी जो भी ब्लॉक के रिसर्चर जो पर्सन होंगे वो उनके पूरी की पूरी ये जिम्मेदारी है। आखिरी आ जाता है दोस्तों स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड जो पूरा का पूरा आपका नोडल होता है, नोडल ही होता है ना पूरा का पूरा स्कूल समिति जो होता है स्कूल के अंतर्गत में। ठीक है, उनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है। तो इसी के अंतर्गत कहा गया है कि इस मिशन का संचालन जो होगा स्कूल और जो कम्युनिटी लेवल पर होगा उस पर यह पूरा का पूरा किया जाएगा। और इस मिशन के अंतर्गत स्कूल मैनेजमेंट शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा भी योगदान अपेक्षित किया गया है और साथ ही साथ में इससे बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने व इससे गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु हर किसी को इस निपुण भारत मिशन के माध्यम से जागरूक बनाया जाएगा। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एक, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है एक, एसएमसी होती है,
उसी प्रकार से ये भी आपकी स्कूल मैनेजमेंट एक कमेटी है, जिसे नोडल कमेटी भी बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत स्कूल के टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, उनके द्वारा एक नियुक्त व्यक्ति भी होता है जो पूरी की पूरी निगरानी रखता है कि स्कूल लेवल पर जितनी भी चीजें लाई जा रही हैं उसका पूरा का पूरा निगरानी रखी जा रही है, सही तरीके से उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, सही तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो स्कूल लेवल पर इस पूरी की पूरी जिम्मेदारी है इनकी। तो अगली बार आपसे पूछा जाएगा तो स्कूल लेवल पर किसकी जिम्मेदारी है, तो आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे समझ गए। तो अभी हमने नेशनल लेवल पर पढ़ लिया, साथ ही साथ में स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्कूल लेवल पर। तो ये 5 स्टेप है, पांचों के पांचों स्टेप को ध्यान रखिएगा। पहला नेशनल, दूसरा स्टेट, तीसरा आपका डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, फिर स्कूल। याद रखिएगा एक क्रम में, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका, दोबारा पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। चलिए इतनी बात सभी के सही बच्चे समझ के जल्दी से मुझे बताइए। देन फिर आगे चलते हैं, निपुण भारत का जो ये उद्देश्य है क्या है, इसके पीछे मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जल्दी से बताइए मुझे। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? बिल्कुल भाई, अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो केवीएस में भी ये मदद करेगा आपकी, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। चलिए आगे चलते हैं। अब मेन बात करते हैं कि निपुण भारत का जो है इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, उच्च गुणवत्ता एवं छात्रों और शिक्षकों के संसाधन शिक्षण सामग्री का विकास। मेन उद्देश्य क्या है निपुण भारत का? निपुण भारत का यही है जो हम पहले बाद में टारगेट करते थे, अब शुरू से ही हमें टारगेट करते हुए चलना है। जैसे कि शुरुआत में, जैसे बाल वाटिका के अंतर्गत ही बच्चों की भाषा का विकास करना है, बच्चों को गणित का विकास करना है, बच्चे का पढ़ने, बच्चे का लिखने, बच्चे का व्याख्यान करने, बच्चे का समझने, बच्चे को साक्षर बनाने के ऊपर जिम्मेदारी करी गई है। तो इसलिए उच्च गुणवत्ता एवं छात्र, साथ ही साथ में शिक्षकों के जो संसाधन होते हैं, जो भी टीचर जब पढ़ा रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाते समय ये पूरे के पूरे हमारे लिए संसाधन है। तो सही समय पर, सही टाइम पर, सही जगह पर बच्चे को, टीचर को संसाधन मिलने चाहिए उस बच्चे को सिखाने समझाने के लिए, और इसी प्रकार के जो शिक्षण सामग्री है उसका विकास करने के लिए। ये मेन बिंदु है, इसका मेन पर्पस है, इसके पीछे उद्देश्य है इसका। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये है कि बच्चों के अंतर्गत उच्च गुणवत्ता और शिक्षकों को साथ ही साथ में समय पर संसाधनों की उपलब्धता मिल सके। साथ ही साथ में जो लैंगिक आउटकम है, यानी कि जो भी बच्चे को समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, उसके विपरीत में बच्चा किस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहा है। तो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चों की प्रगति पर नजर रखना। आप सही बच्चों को पता है कि जब मैं आपको सिखा रहा होता हूं तो ये पूरा का पूरा पढ़ा दिया मैंने आपको, पढ़ाने के बाद आपको मैं कुछ करूंगा नहीं भाई, बिल्कुल जिम्मेदारी है मेरी, आपको देखूंगा कि आपको क्वेश्चन लगवाकर कि आपने जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको कितना समझ में आया या कितना समझ में नहीं आया। तो ये क्या है, लर्निंग आउटकम है। तो लर्निंग आउटकम में पहले टीचर ने बता दिया और फिर उसके बाद टीचर ने जब पूछा तो बच्चों से पता चला कि बच्चों को कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। तो ये लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बच्चे के प्रति हमें नजर रखनी होती है, उसके ऊपर ध्यान रखना होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा अवलोकन करना होता है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। अगर किसी बच्चे ने नहीं सीखा तो कहां पर समस्या है उसको। ठीक है, साथ ही साथ में 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान प्राप्त करना, और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे पढ़ने, लिखने और अंक ज्ञान में ग्रेड स्तर की दक्षता प्राप्त करें। देखो दोस्तों क्या बात करी गई है, 2026-27 तक यह टारगेट बनाया गया है कि सार्वभौमिक मूलभूत। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है, इंग्लिश में से कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है ऑल ओवर की बात करी जा रही है, यानी कि जो बच्चा बाल वाटिका से लेकर ग्रेड 3 तक जाएगा उन बच्चों को क्या है, पहले से ही ज्ञान दिया जाए किस चीज की, मूलभूत साक्षरता की, यानी कि जो बेसिक्स नीड्स होते हैं वो, जैसे कि पढ़ना, जैसे कि लिखना, जैसे कि अंक ज्ञान यानी कि गणित के बारे में, उसके बारे में बच्चा पहले से ज्ञान को विकसित कर सके। पहले से ही जो चीजें हमें बाद में बतानी है वो बच्चे को पहले से हम विकसित कर सके। इन चीजों के ऊपर इन्होंने पूरी की पूरी फोकस करी है। तो शुरुआत से ही हमें सुनिश्चित करना है और साथ ही साथ में हमें इस टारगेट को पूरा करना है। कब तक, तो 26-27 तक टारगेट को ये पूरा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोला गया है ग्रेड 1, ध्यान रखिएगा, पाठ्यक्रम के साथ उनकी मैपिंग करके सरल मापनीय सीखने की, परिमाणों को सीखने के मैट्रिक्स को विकसित करना है। देखो दोस्तों, कहने का मतलब यहां पर यह है कि बच्चे को आपको अवलोकन करना, बच्चे को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से सीख सकता है। जो बच्चा जिस तरीके से सीख सकता है उसी तरीके से हमें उस बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। आपने मैपिंग कर लिया और उसके बाद जो सरल मापनीय सीखने की जो विधि है
कई बच्चे होंगे जो करके सीखेंगे, कई बच्चे जो होंगे देखकर सीखेंगे, कई बच्चे जो होंगे वो ऐसे करेंगे यार किस तरीके से क्या करूं क्या ना करूं। तो आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, बच्चे को देख रहे हो, बच्चे के किस प्रकार से सीखने की विधि है, उसी प्रकार से बच्चे को सीखने के ऊपर जोर दे रहे हो। अगर ऐसे आप विकसित कर लेते हो तो बच्चे को और ज्यादा सीखने के ऊपर आप फोकस कर पाओगे। तो मेन क्या है, बच्चे को और ज्यादा अच्छे से अच्छा सिखाना, ठीक है। साथ ही साथ में गतिविधि पर जोर देकर समावेशी कक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब गतिविधियों पर कैसे, तो खेलों के माध्यम से। बिल्कुल दोस्तों, निपुण भारत के अंतर्गत एनसीएफ 2022 के ऊपर खेलों को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। पहले जो कहते थे ना कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन अब हमारा एनसीएफ या निपुण भारत कहता है कि खेलोगे कूदोगे तो मानसिक विकास भी होगा और शारीरिक विकास भी होगा, और साथ ही साथ में जो एंजाइटी है, जो दबाव हमारे ऊपर बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, वो कम होगा और बच्चे का और ज्यादा सीखने के ऊपर जोर होगा। इसलिए शुरुआत से ही गतिविधियों पर जोर देना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, और साथ ही साथ में समावेशी कक्षाओं के ऊपर। समावेशी कक्षा तो हम पहले से ही फोकस करते थे, इंक्लूसिव, चाहे वो बच्चा नेत्रहीन बालक हो, चाहे किसी और प्रकार का बालक हो, चाहे बच्चा किसी भी प्रकार से सीखता हो, सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिलना चाहिए, सीखने के समान व्यापक मौके मिलने चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं समावेशी कक्षा। इसका हमें बच्चों को क्या करना है, माहौल सुनिश्चित करना है कि ये बच्चे को उस प्रकार का माहौल मिल सके। साथ ही साथ में शिक्षण आधारित शिक्षण को मजबूत करना, बच्चों की दैनिक जीवन की स्थिति से जोड़ना। ये एनसीएफ 2005 भी कहता है, एनसीएफ 2022 भी कहता है, एनईपी 2020 भी कहती है। कोई सा भी चीज उठा लो, हर कोई कहता है कि किताबी ज्ञान को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है, उसके दैनिक जीवन से भी जोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्लास के अंतर्गत हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं, पौधे पढ़ रहे हैं, तो केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है उसको। क्या कर सकते हो, तो बगल वाले किसी भी पार्क में ले जा सकते हो जो कम खर्चे में हो सके, और वहां पर बच्चों को अवलोकन करने के लिए बोल सकते हो कि पौधों का अवलोकन करो, फूलों का अवलोकन करो और देखकर बताओ क्या है। मान लो हम बर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो पास वाले पार्क में ले जा सकते हो, थोड़ा बजट है तो पास वाले जू में ले जा सकते हो और बच्चों को अवलोकन करने के लिए बोल सकते हो कि किस किस प्रकार की चीजें। तो दैनिक जीवन के साथ उस चीज को जोड़ते हुए बच्चों को सिखाते हुए समझाते हुए चलना है। ओके, ध्यान रखिए, केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रखना है उस बच्चे को। आगे चलते हैं, आगे चलें तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपकी मात्र जो हित अधिकारों है कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भाषा, क्षेत्रीय स्थानीय भाषा महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, किसी भी प्रकार की शिक्षा को ग्रहण करवाने के लिए, जैसे कि आजकल हमारी किताबों के अंतर्गत किसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ये एक हमारी मैकेलो की विधि आई थी, उस भाई मैकेलो ने ऐसा सब कुछ पलटा मारा भारत की शिक्षा के अंतर्गत कि हम सारे के सारे अंग्रेजी तोतू हो गए, ठीक है। लेकिन अब हमारी एनईपी निपुण भारत साफ कहता है कि किसी भी प्रकार की उच्च गुणवत्ता उस बच्चे के अंतर्गत लानी है तो उसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होगी, जो भी आप बच्चे को सिखा रहे हो, जो भी बच्चे को समझा रहे हो, वो कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा तो क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, स्थानीय भाषा होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें ज्यादा महत्वपूर्ण फोकस करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी आप बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हो, मान लीजिए हम इंडियन है, हमारे इंडियन में इंग्लिश का कल्चर ही नहीं है, इंग्लिश में हम कुछ सीखते ही नहीं है, इंग्लिश में हम कभी कुछ वार्तालाप ही नहीं करते, और इंग्लिश वैसे भी इस दुनिया की सबसे निहायती बेकार लैंग्वेज है। एक ही शब्द के चार मतलब होते हैं, उसका कोई अपना व्याकरण ही नहीं देखने को मिलता है सही तरीके से, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि हम इसको अंग्रेजी तोतू के लिए रट रहे हैं क्योंकि हमारे भारत में बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। वहीं पर ही अगर चाइना में जाओगे तो चाइनीज लैंग्वेज को बहुत ज्यादा प्रेफर करा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है चाइनीज, ध्यान रखिए, इंग्लिश सबसे ज्यादा नहीं बोली जाती, सबसे ज्यादा बोली जाती है चाइनीज लैंग्वेज, और वो अपने चाइनीज लैंग्वेज से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, हिंदी छोड़कर इंग्लिश में घुसे पड़े हैं। इसी चीज को खत्म करने के लिए साफ गवर्नमेंट कह रही है कि बच्चे का जो मस्तिष्क विकास होता है ना, सबसे पहले उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा के अंतर्गत होता है। तो इसलिए हमें उसको जो शिक्षा देनी है वो उसके क्षेत्रीय भाषा या स्थानीय भाषा के अंतर्गत देनी है, ताकि बच्चे की जो भी शिक्षा की गुणवत्ता है और ज्यादा उच्च हो सके और ज्यादा हाई हो सके। जैसे कि हम पुराने जमाने में गुरुकुल की विधि को माने, हम शुरू में क्या करते थे, संस्कृत में वेद लिखे हुए थे, संस्कृत में हम पढ़ते थे क्योंकि हमारी मूलभूत भाषा संस्कृत ही थी उस समय, ठीक है। अब तो धीरे धीरे संस्कृत बिल्कुल ही खत्म करी जा चुकी है, लेकिन इनके अंतर्गत अब संस्कृत के ऊपर दोबारा फोकस करने की बात करी गई है, ठीक है। चलिए आगे चलें तो शिक्षकों और प्राध्यापकों की निरंतर क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि केवल ये बच्चों को शिक्षा देने के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, बच्चों के साथ साथ टीचरों को भी
टीचर के साथ साथ प्रिंसिपल को भी हमें दिन पर दिन ट्रेंड करना चाहिए। अलग अलग टीचरों के लिए सेमिनार लगते हैं, आप सभी बच्चों को पता है। केवल हम बच्चों को ही ट्रेन करते जाएंगे ऐसा नहीं है। नई नई विधि, नई नई चीजें, नए नए इक्विपमेंट जो आ रहे हैं उसको चलाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें चीजें तो चाहिए होंगी ना, टीचर को ट्रेन तो करना होगा ना। और साथ ही साथ में आप सभी बच्चों को पता है जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल होता है उसको भी दिन के अंतर्गत 2 घंटे स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाती है, और नहीं पढ़ाता वो अलग बात है। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, केवल बच्चों को ही ट्रेन नहीं करना है, साथ ही साथ में टीचर को और जो प्रिंसिपल है उसको भी समय समय के अनुसार उनकी क्षमताओं को भी और बढ़ाने की बात है। जैसे कि आप बात करो दिल्ली के टीचरों की, तो केजरीवाल ने ना दिल्ली के टीचरों को सिंगापुर भेजा था ट्रेनिंग करवाने के लिए। और वो बात अलग बात है कि टीचर को वहां पर भेजा गया, तो देखो सीधी सी बात है, कहीं आप जाते हो तो ट्रेनिंग तो होती होती है, लेकिन साथ में वहां पर ट्रिप भी लग जाता है। जैसे मानकर चलो इंडिया की टीम जब बाहर खेलने के लिए जाती है तो केवल खेलने के लिए जाती है नहीं, जो बचा हुआ समय होता है वो बाद में घूमते भी है आसपास। तो वही वाली बात है, दोनों चीज होती है। मेन फोकस होता है जो हमारा काम है ट्रेनिंग का, तो केवल हमें बच्चों को ही नहीं करना है, आगे जाकर उन बच्चों के साथ साथ उन टीचरों का, उन प्रिंसिपल का भी ये समय समय के साथ साथ हमें उनको अपडेट करना होता है। ठीक है, साथ ही साथ में सभी ध्यान रखिएगा, हितधारकों अर्थात शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए क्या करना है, हमें फोकस करना है। क्या करना है, हमें उसके ऊपर संकलन करना है। देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि जब बच्चा 6 वर्ष का होता है, अब तो यहाँ पर वैसे भी बाल वाटिका की बात हो रही है, तो 3 साल में ही बच्चे को स्कूल में बाल वाटिका में भेज दिया जाता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के अंतर्गत। तो बच्चा सबसे ज्यादा संपर्क कहाँ कर रहा होता है, अपने टीचरों से कर रहा होता है, घर पे आता है अपने अभिभावकों से करता है, साथ ही साथ में छात्रों से, अपने दोस्तों से करता है, साथ ही साथ में अपने आस पड़ोस या वातावरण से कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी के बीच में किनके, शिक्षक, अभिभावक, छात्र और समुदाय यानी कि आस पड़ोस और वातावरण, इन सभी के बीच में एक बाउंड ऐसा क्रिएट करना है हमें, ताकि बच्चों को ये सारी की सारी सीखने के ऊपर और मजबूती प्रदान करें। मान लो एक बच्चा स्कूल के अंतर्गत है, तो स्कूल में बच्चा किस चीज से ज्यादा प्रभावित होता है, अपने टीचरों से होता है, अपने दोस्तों से होता है। ठीक है, उन्हीं से ही हो रहा है। तो इनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आराम से बच्चा खड़ा होकर बेझिझक अपने टीचर से पूछ सके। क्या कर सके, बेझिझक। ये नहीं कि यार मैं पूछूंगा तो टीचर पता नहीं क्या कहेंगे, कहीं मुझे डांटने ना लगे, कहीं मुझे मारने ना लगे। बच्चों में डर बैठा रहता है ना इस चीज का, अगर टीचर का बिहेव नेगेटिव होता है तो इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना है। साथ ही साथ में ध्यान रखिएगा, सीखने सिखाने में समुदाय बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप सही बच्चों को पता है, ईवीएस में पढ़ते हैं, अगर मान लो आज के दिनों के अंतर्गत एक नदी प्रदूषित हो गई है, तो आज से 20 साल पहले ये नदी कैसी थी, कैसे पता चलेगा, हमारे आसपास के समुदाय से पता चलेगा, हमारे नाना नानी दादा दादी से ही पता चलेगा। तो उनसे जाकर पता करने की बात कर सके, तो इन सभी के बीचों में एक बॉन्ड मजबूत होना चाहिए, जिसके लिए बच्चा इन चीजों के प्रति क्या हो सके, अपनी, मान सकते हो, विश्वास जागृत कर सके। यार मुझे नहीं आता तो मैं सामने वाले से पूछूंगा तो मुझे इस चीज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, एक बच्चा कह रहा था नेक्स्ट वीडियो एफएलएन से रिलेटेड सर प्लीज। भाई एफएलएन इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा, आपका टेंशन ना लो, दोनों चीज इसी के अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगी आप। ठीक है, अभी अभी एफएलएन के ऊपर भी तो पढ़ ही रहे हैं हम यहाँ पर। चलो आगे चलते, आगे चलें तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है इसमें क्या, सभी छात्रों के सीखने के स्तर पर नजर रखना और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करना सुनिश्चित करना। देखो दोस्तों क्या बोला गया कि जब भी आप बच्चों को कोई शिक्षा प्रदान कर रहे होते हो, चीजें सिखा रहे होते हो, समझा रहे होते हो, तो आप सही बच्चों को पता है हर किसी बच्चे का सीखने का, समझने की क्षमता और सीखने की आवश्यकता, रुचि अरुचि अलग अलग होती है। तो हर किसी बच्चे के सीखने का स्तर के ऊपर आपको नजर रखनी है। कोई बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, जिस तरीके से बच्चा सीख सकता है, जितना सीख सकता है उतना ही उसके सीखने के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और समय समय पर स्कूल आधारित मूल्यांकन करते रहना चाहिए। आप सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ते हैं, सीसीई पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आप सही बच्चों को पता है टीचर जो होता है अपने समय से 10 से 30% का जो समय होता है वो किस पर खर्च करता है, मूल्यांकन के ऊपर ही खर्च करता है। क्यों, क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है, तब तक हमें चीजों का पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, और ज्यादा हम उसको नहीं सिखा पाएंगे। तो इसलिए हमें इस चीज के ऊपर नजर रखना है। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों हमारी निपुण भारत की विशेषताएं, फीचर्स, क्या कहते हैं, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। सभी बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए। फिर देन हम इसकी विशेषताओं के ऊपर चलते हैं। क्या चलते हैं, अभी अभी हमने बात करी ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्यों की, तो निपुण भारत का उद्देश्य क्या है, सभी बच्चों को समझ में आ गया, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए।
निपुण भारत का उद्देश्य क्या है, सभी बच्चे समझ गए? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे चले तो निपुण भारत की विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है इसके, चलिए। तो पहला बिंदु ध्यान रखिएगा, ये जो निपुण भारत है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी एनईपी आई थी 2020 के अंतर्गत, उसी का ही एक हिस्सा ही है, ध्यान रखिएगा। उसी के एक हिस्से के तौर पर पहल की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जितनी भी इस चीज के अंतर्गत बातें करी गई है ना, वो सारी की सारी एनईपी 2020 से प्रभावित होकर करी गई है। तो उसी के एक हिस्से के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कहीं ये मत पूछने लग जाना कि सर एनईपी की फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। अगला चलते हैं, आगे बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राथमिक स्तर पर विशेष ध्यान। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये वंचित समूह क्या है, तो भाई वंचित समूह को एज ए अलग अलग रूप में जाना जाता है। अपठित क्या कहते हैं, फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट यानी कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, या फिर असंगठित घर से आने वाले विद्यार्थी, या पिछड़े वर्ग से आने वाले विद्यार्थी। कहने का मतलब ये है, वंचित वर्ग के समूह उन बच्चों को कहा जाता है जिनके घर में से, जिनके फैमिली में से किसी ने भी, दादा दादी ने, माता पिता ने प्रारंभिक शिक्षा यानी कि 1 से लेकर 8वीं तक की शिक्षा प्रदान नहीं की हो, उनको कहा जाता है वंचित वर्ग के शिक्षार्थी। असंगठित घर से आने वाले विद्यार्थी, प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, सारे के सारे नाम इन्हीं के ही हैं। तो इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, आप सभी बच्चों को पता है, इन फैमिलियों के अंतर्गत, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल में ज्यादातर बच्चे कहाँ के देखने को मिलेंगे आपको, ज्यादातर हमारे बच्चे जो होंगे वो गरीब तबके घर के देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर उनका फाइनेंशियल स्टेट अच्छा होता तो सरकारी स्कूल में जाते, किसी अच्छे आलिशान वाले प्राइवेट स्कूल में जा रहे होते। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूलों में क्या है, हमारे लोगों की मेंटेलिटी क्या है, करेंगे सरकारी जॉब लेकिन अपने बच्चों को इलाज हम करवाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल में। ध्यान रखिएगा, ये हमारे देश की, हमारे लोगों की मेंटेलिटी है। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल इतने खराब कर रखे थे हमारे सरकारों ने कि हर किसी लोग का यही है पूरा मेंटेलिटी। आप में भी यहाँ से कई बच्चे ऐसे होंगे जो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों का हॉस्पिटल इलाज में सरकारी में नहीं करवाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सही तरीके की सुविधाएं नहीं है, गंदगी फैली हुई है, इसलिए हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है, करेंगे सरकारी जॉब, सरकारी जॉब के पीछे भागेंगे सारे, लेकिन कोई भी सरकारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो वही वाली बात यहां पर करी गई है कि जो भी हमारे नीचे तबके के लोग हैं, उन लोगों की आर्थिक स्थिति, क्योंकि वो लोग, सीधी सीधी सी बात है, वो लोग चाहते हैं, वो लोगों का मेन मोटिव होता है, पढ़ना मेन मोटिव नहीं होता। दिन का जो 3 समय की रोटी होती है, पेट जो होता है, ये बड़ा पापी पेट है, ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि ये जो जिंदगी है ना हमारी, कहते हैं बहुत छोटी सी जिंदगी। अरे भाई किसने कहा बहुत छोटी सी जिंदगी है, बहुत लंबी जिंदगी है, काटने में हालत खराब हो जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कोई छोटी मोटी जिंदगी नहीं है, बोलने की नाम है कि 2 दिन की जिंदगी, 2 दिन की जिंदगी नहीं है भाई, काटना भारी पड़ जाता है, बहुत लंबी जिंदगी है हमारी, बहुत चीजें सीखनी बाकी है अभी हमारी जिंदगी के अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उन परिवार जो है वो बहुत नीचे तबके के होते हैं, उनका दैनिक स्रोत जो होता है, मूलभूत सुविधा जो होती है, वो सोचते हैं यार क्या करेगा हमारा बच्चा पढ़ के, मेन है हमारे दिन के पेट की भूख को मिटाना, तो उसको चाय की टपरी पे लगा देंगे, उसको कहीं जूता पॉलिश लगवा देंगे, कहीं कोई काम लगवा देंगे। मेन होता है उस बच्चे को बोलते जा कमा के ला, दिन की 2 रोटी खा, ठीक है। पढ़ने के ऊपर कोई फोकस नहीं है। इसलिए दोस्तों इन लोगों का ये मेंटेलिटी बनी होती है। तो इसलिए इनके अंतर्गत, घर के अंतर्गत किसी भी ने भी 1 से लेकर 8वीं तक की कोई भी शिक्षा नहीं ले रखी होती है, ओके। इसलिए पहली बार अपनी शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, इसलिए इनको वंचित वर्ग के समूह के शिक्षार्थी कहते हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आप धन ज्यादा से ज्यादा कमा लोगे ना, तो आने वाली आपकी पीढ़ी सुखी रहेगी। लेकिन एक बच्चे का जो मेंटल विकास है, एक बच्चे का ज्ञान जो है वो ज्यादा विकसित होगी, तो आने वाली 7 पीढ़ी, ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से फल फूल कर जाएगी। मानकर चलिए, आप मानकर चलिए, हम, मेरे माता पिता जो हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे भाइयों को पढ़ाया, मेरी बहन को पढ़ाया, हम लोग पढ़ लिख गए। अब आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे, हम उनको कहीं वंचित रखेंगे पढ़ने लिखने से? नहीं, हम आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे, वो आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे। अगर हम अनपढ़ रह जाते ना, तो हम भी सोचते यार छोड़ना, क्या है क्या नहीं है, देखी जाएगी। तो वही वाली बात है, ज्ञान जब मिलता है तो आने वाली 7 पीढ़ियां सुधरती है, पैसा आता है तो आने वाली एक ही पीढ़ी सुधरती है, कोई नहीं, एक पीढ़ी आपकी ऐसी आ जाएगी पूरे के पूरे धन को गवा जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इनकी सामाजिक आर्थिक जो स्थिति होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए इनको लाभ पहुंचाने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलें तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, खिलौना आधारित और
अनुभवनात्मक शिक्षा जैसी नवीन शिक्षण गतिविधियां शामिल। तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि पहले हमारे लोगों को कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। सभी ने किसी ना किसी तरीके से कहावत सुनी होगी। लेकिन अब हमारे ज्यादा से ज्यादा खेलने के ऊपर फोकस किया गया है। किसके ऊपर? खेलने के फोकस किया गया है। किसके द्वारा? किसी भी प्रकार के खिलौनों के द्वारा। तो खेल खेल में सिखाना है बच्चे को, बर्डन नहीं देना है बच्चे को। साथ ही साथ में जो भी बच्चे के अनुभव है उसको शिक्षा के साथ जोड़ना है। कहते हैं ना किताबी ज्ञान। किताब क्या है? किसी व्यक्ति ने ही लिखी होगी, और उस व्यक्ति ने किताब को कहां लिखा होगा? दैनिक जीवन के साथ देखकर ही लिखा होगा ना। तो केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रखना है, उसको अनुभव से साथ जोड़ते हुए चलना है। इसी नवीन शिक्षण गतिविधियों को इन न्यूपा यानी कि निपुण शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है। ओके, आगे चले तो जैसे कि दोस्तों हमने पहली बात कर ली है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और स्कूल स्तर पर, इन 5 स्तरीयों पर इसको पूरा का पूरा बांटा गया है और इसको लागू करने की बात करी गई है। तो अगली बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कितने लेवल पर है, तो ये 5 स्तर पर। कितने स्तर पर है? तो ये 5 स्तर पर है। ठीक है, आगे चलें तो दोस्तों एक फुल फॉर्म और है, अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की पूरे चांसेस है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्या है वो फुल फॉर्म? देखो FLN की तो फुल फॉर्म सभी बच्चों को मैंने बता दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी किसी भी बच्चे को। FLN के अंतर्गत क्या है? फाउंडेशनल आपका लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये देखो ये रही, ये इसकी फुल फॉर्म है FLN के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत यही कहा गया है कि बच्चे को ग्रेड 3 तक ही जो पढ़ना हो, लिखना हो, समझना हो, अंक गणित हो, इन चीजों की शिक्षा शुरुआत से ही हमें चीजों को देनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करी जाए एनसीईआरटी द्वारा, किसके द्वारा? एनसीईआरटी द्वारा एक बात करी गई निष्ठा। क्या कही गई है? निष्ठा। अभी निष्ठा का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है? तो सभी के सही बच्चे फुल फॉर्म लिख लीजिए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक क्या है? एडवांसमेंट। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। अब तक ये क्वेश्चन फुल फॉर्म नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं पूछा जाएगा। पूरी उम्मीद है पूछा जा सकता है। तो इसके अंतर्गत क्या आता है फुल फॉर्म के अंतर्गत? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक क्या है? एडवांसमेंट। ये इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम आपके पेपर में, तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ये पूरा का पूरा एक पैकेज तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करी गई है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ध्यान रहेगा, निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो क्या लगाओगे आप आंसर में? समझ गए? चलिए, तो ये थे दोस्तों इसके क्या विशेषताएं, किसकी? निपुण भारत की। चलिए अब चलते हैं कि इसके लाभ दृष्टि, एडवांटेजेस इसको किस किस को देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी से जल्दी सभी के सही बच्चे बताइए, विशेषता समझ में आ गई सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए। ये यूं ही है, ये यहाँ बच्चे पढ़ने नहीं आते, अपने आपस में वार्तालाप करने आते हैं। कुछ ही बच्चे होंगे जो अपने में मस्त पढ़ रहे होंगे, नहीं तो ये वही बच्चे हैं जो ज्ञान बांटते हैं बाद में जाके। एक नंबर से गया। चलिए हाँ जी सर, समझ में आ गया। आइए चलते हैं। निपुण भारत 2023 के अंतर्गत जो लाभ है, वो लाभ कौन कौन से? अरे भाई मैं अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूं, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। जब एग्जाम है, एग्जाम के बाद खूब गप्पे मारना। ठीक है भाई, 2023 ध्यान रखिएगा, ये मेरी बात नोट डाउन कर लो आप सभी के सभी बच्चे। 2023 आप सही बच्चों के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्या लेकर आएगा, हमारे लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। 2021-22 जैसे सूखे सूखे निकल गए ना, कुछ देखने को नहीं मिला था ज्यादातर। 2023 में सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी आपको। आने वाले यूपी टेट आने वाला है थोड़े दिनों में, टेंशन ना लीजिएगा। यूपी टेट वाले, यूपी वाले तैयार हो जाइए, यूपी टेट आने वाला है। जुलाई के आसपास आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, और इन्हीं के बीच में आपको DSSB का एग्जाम देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, 2023 बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है सर, यूपी कब से करवा रहे हैं? बिल्कुल दोस्तों, जल्दी स्टार्ट करवाऊंगा, टेंशन ना लो। चलिए तो एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, लाभ की बात कर लेते हैं। पहला, बच्चों में मूलभूत कौशल विकास होने से क्या है, ड्रॉप आउट जो होती है उसमें कमी आएगी। देखो दोस्तों, ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। आप सही बच्चों को पता होगा कि हमारे स्कूल के अंतर्गत जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है, आप सही बच्चों को पता है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो शिक्षा होती है बिल्कुल निःशुल्क एवं अनिवार्य है। आप सही बच्चों को पता है, बच्चों को स्कूल में भर्ती तो करवा दिया,
लेकिन बच्चा, आप सभी बच्चों को पता है, 8वीं के बाद जब 9वीं में जाएगा, कुछ सीखा समझा नहीं होगा उस बच्चे ने, तो बच्चा क्या होगा, फेल होता है। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, 3 बार फेल होगा, फिर बच्चा सोचेगा यार छोड़ ना, साला पास वास हो नहीं रहा, क्या करना, पढ़ के छोड़, तो स्कूल छोड़ देता है, उसी को हम ड्रॉप आउट कहते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को शुरू से ही इन चीजों के ऊपर ज्ञान देंगे, ये मेरी, ध्यान रखिएगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको। क्या है मेरी बात, मैं 8वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, 9वीं में मैं सरकारी स्कूल में चला गया था। तो 9वीं में जब मैं सरकारी स्कूल में पेपर दे रहा था ना, तो पेपर देते समय मेरे साथ में एक 6ठी क्लास का बच्चा बैठा हुआ था। ये मैं अपना डेली लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। 6ठी क्लास का बच्चा बैठा हुआ था और शीट मिलती है, शीट के ऊपर अपना नाम, अपना रोल नंबर वगैरह लिखना होता है ना, तो वो मुझसे पूछ रहा, भैया भैया इस यहाँ पर क्या लिखना है। मैंने कहा यार ये कैसा बच्चा है जो पेपर में पूछ रहा है यहाँ क्या लिखना है, यार शीट तो सबको फिल करनी आती है। फिर भी मैं सोचा चलो यार शीट फिल करनी नहीं आएगी होगी इसको। मैंने कहा पहले नंबर पे अपना नाम लिख। कह रहा भैया आप लिख दो ना। मैंने कहा क्या हुआ, अपना नाम तो लिख। कह रहा भैया मुझे लिखना नहीं। मैं भाई 6ठी क्लास का बच्चा नाम नहीं लिख पा रहा अपना, इतनी गजब बेइज्जती, देख लो सरकारी स्कूल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बच्चा कह रहा है साहब परख भी बता दीजिए। दोस्तों फुल फॉर्म है, एनसीएफ 2022 करवाऊंगा ना जब, तो उसमें पूरी की पूरी फुल फॉर्म बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, नहीं तो एक फुल फॉर्म डाल दूंगा, उसके अंतर्गत फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारे सरकारी स्कूल का एक पूरा का पूरा क्या था, कमी देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही मूलभूत जो बेसिक स्किल होते हैं, जैसे पढ़ना लिखना, अंकगणित हो गया, समझना, व्याख्यान करना, क्या है ये बेसिक नीड्स है, मूलभूत सुविधा है, मूलभूत हमारी क्या है, योग्यताएं हैं जो शुरू से ही होनी चाहिए। तो इनके ऊपर फोकस किया गया ताकि बच्चे के अंतर्गत जब ये विकास हो जाए ना, तो जो ड्रॉप आउट, जो स्कूल छोड़ छोड़ के बच्चे जा रहे हैं, उसके अंतर्गत कमी देखने को मिले। ठीक है, नहीं तो वही वाली बात है, एक दरवाजे से हम एडमिशन ले रहे हैं और दूसरे दरवाजे से बच्चा स्कूल छोड़ छोड़ के भाग रहा है। ठीक है, यही बात है, ड्रॉप आउट की बहुत ज्यादा समस्या देखने को मिलती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, ये जो ड्रॉप आउट की समस्या है, किस कमेटी ने सबसे पहले इसके ऊपर निगाह डाली थी, ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क है, सर्च मारिएगा। सबसे पहले ये ड्रॉप आउट की जो समस्या देखने को मिली थी, किस कमेटी ने इसके ऊपर निगाह रखी थी, इसकी वजह से देखने को मिल रहा है, और उस समस्या को दूर करने के लिए उन्हें उपचार भी दिया था। अब ये मुझे अपना आंसर बताइए। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक की क्या करना है, संक्रमण दर को सुधार। ध्यान रखिएगा, केवल यहां पर 1 से लेकर 5वीं तक। प्राथमिक क्या है, 1 से लेकर 5वीं। साथ ही साथ में उच्च प्राथमिक क्या है, 6ठी से लेकर 8वीं। माध्यमिक क्या है, माध्यमिक वैसे देखा जाए तो हम 9वीं से 10वीं को भी कह लेते हैं और आगे भी कह लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली 1 से लेकर 10वीं तक की शिक्षा के अंतर्गत सुधार करने की बात कही गई है। केवल एक क्लास में नहीं कही गई है, शुरुआत से लेकर आगे तक। क्या है, शुरुआत से लेकर आगे तक के स्तरों के ऊपर जो ये हमारी कमी देखने को मिल रही है, ये हमारे अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत खराबी देखने को मिल रही है, इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा विचार किया गया। इसके अंतर्गत ये लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चों को सिखाना है वो गतिविधि आधारित हो, साथ ही साथ में सीखने के अनुकूल माहौल के साथ सिखाया जाए और सीखने में गुणवत्ता का सुधार किया जा सके। देखो दोस्तों, तीनों चीज के ऊपर फोकस किया गया। केवल ये नहीं किताबी ज्ञान रटवा दिया, नहीं, करके सिखाना। कैसे सिखाना है, करके या करके सीखना है। तो गतिविधि आधारित बच्चों को सिखाना है, जो भी बच्चों को सिखाना उस माहौल के अंतर्गत सिखाना जिस माहौल के अंतर्गत बच्चा सीख सकता है। चाहे बच्चा वो करके सीखे, चाहे बच्चा देखकर सीखे, चाहे बच्चा महसूस करके सीखे, कैसे भी सीखे उसी तरीके से उसको सिखाना है। और साथ ही साथ में शिक्षा की जो हमारी गुणवत्ता है उसके अंतर्गत सुधार लाना है। यानी कि जो मैंने अभी आपको लाइव एग्जांपल बताया, उस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या देखने को ना मिले। ठीक है सर, जितने भी फुल फॉर्म है वो करवा दीजिए। बिल्कुल भाई, जितने भी फुल फॉर्म है मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, एनसीएफ 2022 भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एनसीएफ 2022 भी करवा दूंगा, कल नहीं तो परसों करवा दूंगा 101%। तो इसके अंतर्गत सुधार लाने की बात कही गई। साथ ही साथ में विकास के विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस के जरिए बच्चों का समग्र विकास। समग्र विकास मतलब जो भी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मान लीजिए शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, जितने भी हमारे विकास है, हर किसी विकास के ऊपर फोकस करना है। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, चाहे वो शैक्षिक पक्ष से हो चाहे शैक्षिक पक्ष से हो। तो इसका एक और लाभ ये है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान रखना और बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना हमें। ठीक है, साथ ही साथ में ध्यान रखेगा इस बात को, बच्चों को ये हेल्प करे किस चीज के लिए, समान एवं समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक। ध्यान रखिए दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है, आपकी क्लास के अंतर्गत 30 बच्चे, मानिए
आप क्या हो, कक्षा 1 से लेकर 5वीं के स्टूडेंट हो। मानिए मैं आपका टीचर हूं, मान लीजिए, ठीक है, और आपके क्लास के अंतर्गत कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे, क्योंकि 1 से लेकर 5वीं तक में कितने बच्चे होते हैं, 30 ही बच्चे होते हैं, ज्यादा रखना अलाउ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 40 तक रख सकते हो इमरजेंसी केस में, ठीक है। तो 30 बच्चे मान लो आपकी क्लास के अंतर्गत है। अब ये 30 के 30 बच्चे, आपको क्या लगता है 30 के 30 बच्चे अच्छे होंगे? नहीं भाई, कोई जो होगा वो गुड होगा, कोई जो होगा वो एवरेज होगा, कोई जो होगा वो सुपीरियर होगा, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब है कोई बच्चा जो होगा ठीक ठाक होगा पढ़ने में, कोई बच्चा अच्छा होगा, कोई बच्चा बहुत ही अच्छा होगा, जैसे हम प्रतिभाशाली कहते हैं। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, केवल इन्हीं बच्चों के प्रति है कि भाई ये अच्छे से सीख रहा है, केवल मुझे इसी को सिखाना नहीं, मेरी जिम्मेदारी इन तीनों प्रति बच्चों के हैं, ठीक है। एक टीचर की जिम्मेदारी, एक टीचर की, अच्छे टीचर की जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई बच्चा जल्दी सीख रहा हो तो उसे अतिरिक्त कार्य देकर उसको और कार्यों में उलझाया जा सके, ताकि और कार्य वो सीख सके, और जो बच्चे नहीं सीख रहे हो उनको अतिरिक्त समय देकर उसको सिखाने के बराबर लेवल पर लाया जा सके। कहने का मतलब है इन दोनों बच्चों को इसके लेवल पर लाना और इस बच्चे को थोड़ा और ऊपर लेकर जाना। हर किसी बच्चे को ध्यान में रखते हुए समान शिक्षा से अवसर देने चाहिए, और ऐसी कक्षा होनी चाहिए जो समावेशी हो। कैसी होनी चाहिए? समावेशी। किसी भी क्लास में किसी भी बच्चे के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई तेरे बस की नहीं है, तू किसी और स्कूल में जा, तू किसी विशेष स्कूल में जा, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको इस चीज के बारे में